हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट इन्वायरमेंट जो चल रहा है उसमें हमने अब तक जो है 5 क्लास कर ली हैं। अब हमारी जो क्लास होगी वो 6वीं क्लास होगी। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उनको देखें, उसके बाद ये आगे चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, जिसके ज़रिए क्या है आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी, ये क्लासेस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। बाकी क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपीवीसीएस या आरओ या आपका आरपीएफ या आपका यूपी पुलिस, इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपकी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इस चैनल पे वो क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम आज जो शुरू करने वाले हैं, हमने बताया था 5वीं क्लास में, यानी अपनी पिछली क्लास में बताया था कि हम जो शुरू करेंगे वो बायो एक्यूमुलेशन से शुरू करेंगे, यानी जैव संकेंद्रण क्या होता है। हमने अभी तक साइकिल जान ली थी, जैव भू रासायनिक जो आपका चक्र होता है उसमें हमने कई सारी साइकिल जानी, जिसमें ऑक्सीजन साइकिल जानी, हमने कार्बन साइकिल जानी, जिसमें जल चक्र जाना हमने, उसमें नाइट्रोजन साइकिल जानी हमने, फास्फोरस जानी, सल्फ़र साइकिल जानी। तो इस तरीके से हमने अपनी कई सारी साइकिल्स उसमें पढ़ी, उनको समझा कि किस तरीके से उनमें जो है चक्रण चलता है और वो एक बनती हैं अपने उसी स्वरूप में, फिर से चेंज होने के बाद आ जाती हैं, तो किस तरीके से होता है। तो वो सारी चीज़ें समझी। उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं तो वो हम आज से पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने बताया था कि हम जो शुरू करेंगे तो वो हमारी बायो एक्यूमुलेशन से शुरू होगी बात। तो वहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। और इसी में आपको दूसरा एक और टर्म पढ़ना है, बायो मैग्नीफिकेशन। तो बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है और बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आज हम जानेंगे। और इसको हिंदी में दोनों को, इसको बायो एक्यूमुलेशन को जैव संकेंद्रण बोलते हैं, जैव संकेंद्रण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपका जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन इसको बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ें होती हैं इनके बारे में समझेंगे, ये आपकी हेडिंग हो जाती है। तो आप इस हेडिंग को बना सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछता है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ आपको पहले ये जान लीजिए, मैंने आपको पहले इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको ट्रॉपिक लेवल समझाया हुआ है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, फिर भी आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। इस तरीके से हमने बात की थी कि जैसे कोई पेड़ होता है वो उत्पादक होता है। तो उत्पादक होता है तो क्या करता है, सन से रेज़ आती हैं, उनसे क्या करता है, क्रिया करके सनलाइट से क्रिया करके और वायुमंडल से CO2 लेके, बाकी जल की मात्रा, जड़ों के जरिए खनिज पदार्थों की मात्रा लेके वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पहला ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पहला ट्रॉपिक लेवल जो उत्पादक होते हैं हमारे पेड़ पौधे, उनको बोला जाता है। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि आपका जो दूसरा ट्रॉपिक लेवल होता है तो वो आपका कौन सा होता है। जैसे मैंने बोला कि कंज्यूमर होते हैं, तो कंज्यूमर को मैं सी से दिखा रहा हूँ, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। फिर मैंने बोला कि दूसरे उपभोक्ता भी होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। फिर तीसरे होते हैं जो बिल्कुल मांसाहारी होते हैं, वो सर्वाहारी नहीं होते हैं या जो है उनको सिर्फ मांस ही चाहिए। ये होते हैं शाकाहारी, ये होते हैं मांसाहारी और शाकाहारी दोनों, और ये होते हैं आपके केवल मांसाहारी। तो इस तरीके से आपके जो है उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इस पर ट्रॉपिक लेवल मैंने आपको समझाया हुआ था कि ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल होता है, ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल होता है और ये चौथा ट्रॉपिक लेवल होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी में मैंने आपको समझाया हुआ था कि जो ट्रॉपिक लेवल में हमने समझाया हुआ था कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जो परिवर्तन होता है, वो एक दिशा में होता है। तो मैंने एक आपको ऐसी चीज़ें समझाई थी कि एक दिशा में एनर्जी चलती है, ऊर्जा जो चलती है उसका परिवर्तन जो है इस तरीके से बढ़ता है। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर पर 10% ऊर्जा जो है जाती है। तो ये 10% का नियम हमने आपको समझाया हुआ था, और ये भी बताया हुआ था कि ऊर्जा हमेशा क्या होती है, एक दिशा में चलती है। तो वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। इसके बाद अब इसी ट्रॉपिक लेवल में हम जैव एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या है, जैव संकेंद्रण क्या है, इसको समझेंगे। तो ये ट्रॉपिक लेवल आपको समझ में आ रहे होंगे कि पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर दूसरा उपभोक्ता, फिर तीसरा उपभोक्ता है। तो इस तरीके से होता है। अब ये जैव संकेंद्रण क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। जैव एक्यूमुलेशन जो है, जैव एक्यूमुलेशन क्या है
इसको समझ लेते हैं। जैव संकेंद्रण क्या है आप हिंदी में डाल सकते हैं। तो अब देखिए, मैं जैव संकेंद्रण इस तरीके से आपको बताना चाह रहा था कि ट्रॉपिक लेवल समझाने का क्या मतलब है, कि इसमें क्या होता है जैव संकेंद्रण में, कि कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जो एक स्तर से, इस वाले स्तर से दूसरे स्तर में, दूसरे से तीसरे स्तर में बढ़ते जाते हैं। तो कुछ विषाक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में, चाहे वो जीव जंतुओं का हो, पेड़ पौधों का हो, तो उसमें क्या होता है वो संचित होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। यही क्रिया जो होती है वो बायो एक्यूमुलेशन कहलाती है। तो किस तरीके से होती है मैं आपको लिखवा देता हूँ, कि जैसे कुछ क्या होते हैं, कुछ विषाक्त पदार्थ होते हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ विषाक्त पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके पोषक स्तर से, आपका जैसे पोषक स्तर बढ़ेगा, जैसे ट्रॉपिक लेवल हमारा पहले से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, तो पोषक स्तर पर क्या होता है कि ये विषाक्त पदार्थ क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। आप हिंदी में एक समझ सकते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो इकट्ठा हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, तो संचित हो जाते हैं। और ये होने की जो प्रक्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जैव संकेंद्रण बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम, ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो जैव संकेंद्रण बोलते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि विषाक्त पदार्थ, जो विषैले या जहरीले पदार्थ होते हैं, तो वो हमारे शरीर में क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं। वो डिज़ोल्व नहीं होते, यानी कि उनका अपघटन नहीं होता है, वो विघटित नहीं होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, वो शरीर में इकट्ठे होते जाते हैं। अब ये कौन से पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ कौन से हैं? तो विषाक्त पदार्थों में जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखा दूँ तो आप ये इससे समझ पाएंगे कि ये कौन से होते हैं। जैसे आपने DDT सुना होगा, तो DDT अगर हमारी जो है शरीर में चला जाता है तो वो स्टोर होने लगता है। ऐसे ही पारा एक आपका होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं, एक सीसा होता है। तो ये सारे क्या है, विषाक्त पदार्थ है। जैसे कैडमियम भी आप लिख सकते हैं, CD जिसको बोलते हैं। तांबा भी एक होता है। तो कुछ एग्जाम्पल जो हैं आपके, ये आपके एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ये सारे जो हैं। और ये एक बात बता दूं, जो विषाक्त पदार्थ हैं, ये सारे विषाक्त पदार्थ जो हैं, वो एक बात बता दूं कि ये वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो वसा में विलेय होते हैं, वसा में विलेय होते हैं, लेकिन जल में विलेय नहीं होते। तो आप इधर लिख सकते हैं कि जल में क्या है, वाटर में या H2O में विलेय नहीं होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि H2O में विलेय नहीं होते हैं, वसा में विलेय होते हैं। तो हमारे शरीर में जब फैट जमा होता है तो इसमें क्या होता है, ये विषाक्त पदार्थ भी हमारे शरीर में जमा होते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये इस तरीके के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, इनका जो जीवन काल होता है, जो जैविक क्रिया करने का इनको जो काल होता है, वो लंबा होता है। इसीलिए ये हमारे शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं और ये इकट्ठे होते रहते हैं। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि जैव संकेंद्रण क्या है, कि प्रत्येक स्तर पर, जैसे मैंने ट्रॉपिक लेवल समझाया, कि प्रत्येक स्तर पर क्या हो रहा है कि जो विषाक्त पदार्थ हैं आपके, वो इकट्ठे हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं। और उनकी मात्रा जो होती है, तो जो ये इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे एक ट्रॉपिक लेवल पे मान लेते हैं 1 यूनिट का इकट्ठा हुआ, दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मान लेते हैं जैसे इस पे 1 हुआ, इस पे 2 हुआ, इस पे 3 हुआ। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल पे जो मात्रा इकट्ठी होती है, तो वही आपकी क्या होती है, जैव संकेंद्रण कहलाती है। तो मैं आपको ये इसमें समझाना चाह रहा था, मैं आपको दोबारा से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे मैं इसको हटा दूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से आप आसानी से समझ जाएंगे। कि जैसे मान लेते हैं कि ये घास है, ये घास का क्षेत्र है, ये घास का क्षेत्र है। तो आप एग्जाम्पल से ये डायग्राम बना सकते हैं। तो जैसे घास है और घास में मान लेते हैं हमारे जो है DDT की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें मान लेते हैं कि जो 3 मात्रा, हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि इसमें DDT जो है, जो DDT है वो मिली हुई है। अब DDT मिली हुई है, 3 मात्रा मान लेते हैं, 3 यूनिट मिली हुई है। तो 3 यूनिट की मात्रा में, 3 इकाई की मात्रा में ये जो DDT है वो मान लेते हैं कि ये पेड़ पौधे जो हमारी घास है इसमें इकट्ठी हो गई। अब इकट्ठी होने के बाद जब दूसरा ट्रॉपिक लेवल पर जाएंगे, ये हमारा कौन सा ट्रॉपिक लेवल है, तो ये हमारा पहला ट्रॉपिक लेवल है। मैंने आपको समझाया हुआ है अभी उस थोड़ी देर पहले। तो ये हमारा ट्रॉपिक लेवल है, पहला हमारा उत्पादक के स्तर पे हमारा ये क्या है, ये उत्पादक का स्तर है। तो आप लिख सकते हैं ये उत्पादक का स्तर है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला 3 यूनिट का मान लेते हैं कि जैसे DDT हो जाता है, तो ये क्या हुआ, बायो एक्यूमुलेशन हुआ। लेकिन जैसे ही हम दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो हमने बताया कि ये 1C मैंने लिखा था, यानी कि कंज्यूमर की बात जो कर रहे थे, और हमारा पहला उपभोक्ता जो शाकाहारी है, उसमें ये जब यूनिट जाएगी
तो यूनिट जब जाएगी तो मान लेते हैं कि इसने घास खाई और इसने घास खा के 3 DDT इसने प्राप्त कर लिया। तो इसने भी मान लेते हैं कि इन तीनों को प्राप्त कर लिया खा के। तो ये आपका दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मान लेते हैं घास खाई इसने और इसने इकट्ठा कर लिया। लेकिन क्या हो सकता है कि हो सकता है इसका बाद जो आपको यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लें अगर ट्रॉपिक लेवल पे, ये मान लेते हैं खरगोश है, खरगोश आप बकरी ले लें या जो है हिरन ले लें, तो हिरन ले लेते हैं मान लेते हैं। तो जब हिरन है, अब मान लेते हैं कि इस हिरन को या इस खरगोश को किसी शेर ने या सांप को जो है खरगोश को खा सकता है, और किसी शेर ने जो है अगर हिरन को खाया, तो हो सकता है कि एक सांप या एक शेर जो है वो 2 या 3 हिरन को खाए। तो 2 हिरन अगर खा लेता है या 2 सांप खरगोश खा लेता है, तो क्या होगा कि ये 3 DDT जो थी, 3 DDT की जो मात्रा थी वो दोगुनी होके इसमें 6 DDT इसमें जमा हो जाएगी। यानी सांप या शेर में कितना DDT जमा हो गया, तो आपका 6 यूनिट जमा हो गया। अब इस तरीके से जब इनको कोई जैसे बाज या इसके बाद जो जीव खाएगा, मान लेते हैं सांप को अगर बाज ने खा लिया, अगर शेर को हटा भी दें यहाँ तक ख़त्म कर लें, तो अगर बाज को अगले स्तर पर देखें तो तीसरे स्तर पे आप देखेंगे कि मान लेते हैं बाज ने 3-4 सांप खा लिए, तो मान लेते हैं या 2 ही सांप खा लिए, तो 2 सांप खाने के बाद भी इसके पास कितनी यूनिट जाएगी, तो 12 यूनिट। यानी कि एक सांप पे 6 यूनिट है, तो 2 सांप पे कितना DDT हो जाएगा, 12 यूनिट DDT यहाँ पे चला जाएगा। यानी इससे एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ रहा है, जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ रहा है, तो वो हमारे विषाक्त पदार्थों की जो मात्रा है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कितनी थी, 3 यूनिट DDT थी। फिर पहले स्तर पे मान लेते हैं खरगोश ने जो है 3 DDT यानी घास खाई, और घास के बाद क्या हुआ कि आपकी 3 DDT यूनिट किस में चली गई, खरगोश में चली गई। इस खरगोश को सांप ने खा लिया, मान लेते हैं 2 खरगोश सांप ने अपने जीवन काल में खाए, तो जीवन काल में 2 सांप खाए, खरगोश खाए, और उसमें संचित हो गई मात्रा 6 DDT यूनिट्स संचित होगी 2 की वजह से, क्योंकि एक में 3 थी, दूसरे में 2 मिला के 6 हो जाती। अब शेर दो सांप को बाज ने खा लिया। अब बाज ने खाया 2 को, तो एक में 6 DDT थी, तो टोटल कितनी होगी, 12। तो एक स्तर आप देख रहे हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने पे जो आपके विषाक्त पदार्थों की मात्रा है वो क्या हो रही है, तो वो बढ़ती जा रही है। और इसी बढ़ती हुई मात्रा को क्या बोलते हैं, तो इसी को बायोमैग्नीफिकेशन बोलते हैं, यानी जैव आवर्धन बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्नीफिकेशन, इसी को जैव आवर्धन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब एक जो है आपका जीव में, चाहे जीव जंतु कोई भी हो, पेड़ पौधे, तो उसमें जब जमा हो रहा है कोई विषाक्त पदार्थ, तो वो जैव आवर्धन नहीं है, ये आपका जैव संकेंद्रण कहलाता है। और जब ये प्रक्रिया देख रहे हैं कि पोषण स्तर से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब जाते हैं, तो विषाक्त पदार्थों की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, इसको बायोमैग्नीफिकेशन यानी जैव आवर्धन बोल रहे हैं। तो ये 2 बातें आप समझ गए होंगे कि जैव संकेंद्रण क्या है। मैंने आपको बताया कि जैसे अगर यहाँ पे 3 यूनिट DDT खरगोश के पास जमा थी, तो ये क्या है, इसका बायो एक्यूमुलेशन है, यानी जैव संकेंद्रण है। तो ये क्या है, आपका जैव संकेंद्रण है। हर स्तर पे आप देखेंगे, यहाँ पे सांप की बात कर रहे थे तो यहाँ 6 DDT था, या बाज की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 12 DDT था। तो ये क्या है, आपका जैव संकेंद्रण है। और यही प्रक्रिया जो बढ़ती हुई दिखाई जा रही है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। तो विषाक्तता क्या होती है, जब पोषक स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल आपका बढ़ता है, तो उसी के साथ क्या होती है, आपकी ये भी बढ़ती जाती है। ये क्या बढ़ती जाती है, तो विषाक्तता की मात्रा बढ़ती जाती है, विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, तो बायो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। अब ये 2 टर्म आप समझ गए। तो एक टर्म इसके साथ एक और आता है जो अक्सर एग्जामों में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, जो है आपका बायो कंसंट्रेशन। इसी के साथ में बायो कंसंट्रेशन एक जो है शब्द होता है, तो वो अभी आपको समझना चाहिए। बायो कंसंट्रेशन क्या है, तो इसी को बायो कंसंट्रेशन को क्या है, तो जो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो रहे थे, अगर उनके जाने की क्रिया अगर सांस के द्वारा हो जाए,
समझ रहे हो, श्वसन के द्वारा हो जाए, हमारे सांस लेने के द्वारा हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी इसमें क्या मतलब है कि अगर श्वसन के द्वारा, श्वसन प्रक्रिया से क्या हो जाए, श्वसन प्रक्रिया से आपके विषाक्त पदार्थ अगर संचित हो जाते हैं शरीर में, श्वसन प्रक्रिया से क्या हो कि विषाक्त पदार्थ जो हैं आपके वो शरीर में क्या हो जाए, शरीर में संचित हो जाए, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यही बायो कंसंट्रेशन कहलाती है। तो ये मुझे लगता है आप 3 टर्म जो आपको मैंने बताए वो समझ गए होंगे। अब हम अगली जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए आपके लिए, जो क्वेश्चन में आ सकता है, वो आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, यानी आपकी क्या है, आपकी हेडिंग दूसरी बनेगी इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। यानी इसका मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिकी वहन क्षमता। तो ये आपको अगली बात जाननी है, हेडिंग बना सकते हैं आप इसको। तो ये क्या होती है कि इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या है, आप शब्द से समझ सकते हैं। मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये शब्द तोड़ के आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजिकल कैरिंग और कैपेसिटी। तो इकोलॉजिकल मतलब हमारी पारिस्थितिकी जो है, पारतंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, अगर वो कंटिन्यूस तरीके से उसकी क्षमता जो है, अगर वो कैरिंग कैपेसिटी अगर उसकी उतनी है कि हमारी जितनी भी जनसंख्या है, अगर उसको देने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन हो कंटिन्यूस तरीके से, सतत तरीके से, तो वही उसकी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। यानी पारतंत्र के पास अगर सतत रूप में जितनी भी जनसंख्या है उसके लिए पर्याप्त संसाधन है, तो वो क्या होगी, वो आपकी जो ये इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो इसको अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, कि जैसे एक पारतंत्र में अगर एक पारतंत्र क्या कर रहा हो, सतत रूप से क्या कर रहा हो, सतत रूप से एक पारतंत्र सतत रूप से कितनी जनसंख्या को, कितनी जनसंख्या के लिए क्या हो, पर्याप्त हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। यानी इसका मतलब एक पारतंत्र जो है वो कंटिन्यूअस तरीके यानी सतत रूप से कितनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त है, उसके संसाधन कितने पर्याप्त हैं, उसमें जो भी व्यवस्था, जो भी जीव जंतु रह रहे हैं वो उसके लिए फुलफिल, उनकी जो है ज़रूरतें हैं जो पूरी कर पा रहा है कि नहीं। अगर कर पा रहा है तो वही उसकी क्या होती है, वही इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी पारतंत्र की। तो ये टर्म आपको जानना चाहिए था, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी से क्या मतलब है आपका, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। दूसरी, इसके साथ ही एक और टर्म पूछा जाता है जो आप अच्छे से जानते होंगे, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। अब इसको पारिस्थितिकी पद चिन्ह करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, या केवल पद चिन्ह भी डाल सकते हैं। तो पारिस्थितिकी पद चिन्ह क्या है, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन में कई बार ऐसे सवाल आते रहते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। तो एक, जब इसका मतलब क्या हो, कई जो इकोसिस्टम है, जो आपका पारतंत्र है, उसके घटकों के बीच में क्या होना चाहिए, ऐसी मात्रा जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये बात आपको समझनी है। फुटप्रिंट का मतलब हुआ कि जितने भी संसाधन है हमारे पारतंत्र में, अगर वो घटकों की मात्रा क्या हो कि उतनी हो कि वो जीवन के लिए आवश्यक है, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते एक पारतंत्र है, उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं, उस पारतंत्र में इतने संसाधन है, जो उसके जो भी पार्ट्स हैं, मतलब जिस पारतंत्र के, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वो जीवन जो है वहाँ, तो उनके लिए आवश्यक हों, उनके लिए जितना ज़रूरी है उतनी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दें, तो
तो वही आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। जैसे आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि अगर पारितंत्र के घटकों यानी उसके जो फैक्टर्स हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं मतलब, तो घटकों की वह मात्रा, यानी पारितंत्र के घटकों की वह मात्रा जो क्या हो, जो जीवन के लिए आवश्यक है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। यानी पारितंत्र के घटकों की वह मात्रा जो जीवन के लिए आवश्यक है, उसी को ये बोला जाएगा। तो ये क्या बोला जाएगा, उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कि पारिस्थितिकी पदचिह्न इनको कहा जाता है। तो इसमें आप एक बात समझ के देखिए, उदाहरण के तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि पारतंत्र के घटकों की वह मात्रा जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर मुझे 10 किलो जो है खाने की ज़रूरत है, या 10 जो है शेर को अगर खाने की ज़रूरत है, 10 शेरों के लिए खाना वहाँ पे मिल जाए, उस इकोसिस्टम में वहाँ पे खाना मिल जाए, तो वही उसका क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। कि उसके पारतंत्र के घटक जो भी हैं उसकी उतनी मात्रा जो जीवन के लिए आवश्यक हो। तो जीवन के लिए आवश्यक अगर उसमें संसाधन हैं तो उसके क्या बोला जाएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाएगा। अब हम अगला जो इम्पोर्टेंट आपका जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है और कई बार आने की इसकी संभावना रहती है, जिसको सुपोषण बोलते हैं। सुपोषण आप जानते होंगे, लेकिन इसको अच्छे से जानने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको यूट्रोफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। आपके यूट्रोफिकेशन और यानी सुपोषण क्या है, तो सुपोषण से ही आप समझ रहे होंगे, सुपोषण यानी सु मतलब अधिक। तो जब पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाए, जब अधिकता हो जाए पोषक तत्वों की, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण कहा जाता है। अब ये किस तरीके से होगी, कहाँ होगी, वो हम बात करके देखते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। तो इससे समझने से पहले मैं आपको एक झील के बारे में बता दूं। हम झील का एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि सुपोषण किसी झील में किस तरीके से देखा जा सकता है। तो एक झील का हम जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं। और ये झील का हम पहले क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये आप तरीके से समझ लीजिए झील में कितने तरीके की झील जो आपको इसके डिवीज़न देखने को मिलते हैं, इसके भाग जो हैं कौन से होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं ये झील भरी हुई है, ये झील है आपकी, और इस झील को किस तरीके से समझना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि सन से इसकी रेज आ रही है, सन से रेज आ रही हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से झील में पहली बात तो कितने भाग होते हैं। तो एक भाग हम इधर दिखाएंगे आपको, जैसे आप चाहें तो बना सकते हैं हमारे साथ। एक भाग इस तरीके से बनाएंगे, दूसरा भाग इस तरीके से बनाएंगे, और तीसरा हम इस तरीके से ये वाला बनाएंगे। तो ये क्या है, अब इस तरीके से समझ के देखिए कि जो ये वाले पार्ट हैं, अब इसको हम तीन जो है आपकी झील है वो 3 भागों में बेसिकली देखी जाती है। तो इसके जो ऊपर का पार्ट होता है, यानी इधर और ये वाला, ये सेम ही है, तो ये दोनों किनारे आपके सेम है। आप इस तरह एक तरफ या दोनों तरफ चाहें तो नाम लिख सकते हैं, जिसको लिटोरल बोलते हैं। इसको लिटोरल बोलते हैं, यानी स्थल तक जो प्रकाश जाता है। यानी अगर ये सनरेज से आ रही हैं किरणें, और ये सनरेज से किरणें जो हैं यहाँ तक अगर आ रही हैं, तो ये जो पार्ट कहलाएगा, जहाँ पे यहाँ पे स्थल तक जो है अगर रेज आ रही हैं और गिर रही हैं, तो जहाँ तक जो है स्थल यानी जो झील का जो पार्ट है, वहाँ पे जहाँ तक ये जो सूर्य की किरणें गिरती हैं, उस भाग को क्या बोलते हैं, लिटोरल बोलते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, यहाँ में क्या हो रहा है इसमें, तो स्थल तक प्रकाश जा रहा है, क्या हो रहा है, स्थल तक प्रकाश पहुंच रहा है। तो ये बात आपको समझनी है, यानी स्थल तक अगर प्रकाश पहुंचता है तो वो झील का पार्ट क्या कहलाता है, लिटोरल कहलाता है। ये भी पार्ट कौन सा है, तो ये भी आपका लिटोरल है। तो आप दोनों में जगह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब आगे का पार्ट जो आपका इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको लिम्नेटिक बोलते हैं, इसको लिम्नेटिक बोलते हैं। यानी यहाँ पे प्रकाश तो पहुँच रहा है लेकिन स्थल से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है आपको कि प्रकाश है
प्रकाश है लेकिन क्या नहीं है, लेकिन स्थल का अभाव है। स्थल का क्या है, अभाव है। तो ये बात आप समझ गए कि एक पार्ट इसका जो ऊपर का पार्ट है, झील के ऊपर का सतह वाला, तो वो सतह जो स्थल पे जिसकी किरणें पहुंच रही हैं, सूर्य की किरणें जहाँ पे पहुंच रही हैं किनारे किनारे, इसको लिटोरल बोलते हैं। और लिम्नेटिक बोलते हैं बीच वाले पार्ट को, जहाँ पे प्रकाश तो पहुँच रहा है लेकिन आपका जो है स्थल का भाव यानी स्थल से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर ऐसा भाग जो आपका जहाँ पे ये चीज़ मान लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा भाग है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा, यानी अंधेरे वाला पार्ट है। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, जो अंधेरे वाला पार्ट है, इसको अंधेरे वाले पार्ट को क्या नाम देते हैं वो मैं आपको लिखता हूँ। तो ये जो अंधेरे वाला पार्ट है इसको प्रोफंडल बोलते हैं। प्रोफंडल कहा जाता है, प्रोफंडल कहा जाता है, यानी कि अंधेरे वाला पार्ट है। अगर चाहें तो आप कोष्टक में यहाँ पे अंधेरे वाला पार्ट या अंधेरा लिख सकते हैं, जिससे आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये झील है, इसमें एक तो ये वाला स्तर आया, एक सेकेंड, तो जैसे एक हमने झील का समझा कि एक तो ये स्तर है जहाँ पे क्या है प्रकाश पहुँच रहा है, जहाँ पे प्रकाश पहुँच रहा है, लेकिन क्या है स्थल का अभाव है। यहाँ तक क्या है सूर्य की किरणें पहुँच रही हैं, सूर्य की किरणें पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ पे स्थल तो है, लेकिन यहाँ पे स्थल नहीं है, तो इसको लिम्नेटिक बोल रहे हैं। और जहाँ पे जो है अंधेरा है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उसको क्या बोला जा रहा है, उसको प्रोफंडल बोलते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि पहला पार्ट क्या है, ऊपर का सतह वाला पार्ट है झील का, जहाँ पे हमने स्थल और स्थल के अभाव वाला क्षेत्र देखा। दूसरा हमने अंधेरे वाला पार्ट देखा। और एक जो पार्ट होता है इसका, जो सतह का होता है, बिल्कुल सतह पे जो आपकी झील की सतह होती है उसका पार्ट होता है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके बेंथिक बोलते हैं। तो आपने कभी भी सुना ही होगा ये सब टर्म। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बेंथिक जोन बोलते हैं, बेंथिक क्षेत्र बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये तलहटी का क्षेत्र होता है। क्या होता है, तो ये तलहटी का क्षेत्र होता है, ये तलहटी का क्षेत्र होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये यहाँ पे तलहटी का क्षेत्र है, तो ये तलहटी का क्षेत्र, यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाएंगे, तो बड़े बड़े जीव जंतु यहाँ पे मिलेंगे नहीं। अपघटक की जो पाए जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो झील आपको 3 तरीके की मिली। एक तो ये वाला पार्ट, जो सबसे सतह पे है, इसको बेंथिक जोन बोल रहे हैं। उसके ऊपर अंधेरे वाला पार्ट जिसको प्रोफंडल बोल रहे हैं। और जो सतह वाले पार्ट हैं 2, लिटोरल और लिम्नेटिक। तो इस तरीके से झील होती है, झील के टाइप होते हैं। अब इसी में हम सुपोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, उसको हम समझेंगे। अगर आपने ये बना लिया है तो बना लीजिए, नहीं तो रोक के बना लीजिएगा। तो मैं अब आपको यही झील के ज़रिए एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन मैंने बताया कि जब पोषक पदार्थ मात्रा जो है पानी में, झील में जब ज़्यादा हो जाए, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, इसी को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद आपको चीज़ें समझाने वाले हैं। तो आप इस तरीके से एक बना सकते हैं बड़ा सा, तो आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। इससे क्या है, आप एक बार में समझ जाएंगे, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बस आप चीज़ें समझ सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप झील का एक डायग्राम बनाइए मेरे साथ, और इस तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसी झील में यूट्रोफिकेशन की क्रिया देखने को मिलती है। तो जैसे मैं आपको जैसे जैसे समझाऊंगा, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो क्योंकि इससे एक चीज़ समझ में आएगी, झील समझ गए आप। तो झील में क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि सबसे ऊपर क्या पाए जाते हैं, सबसे ऊपर इसमें फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या पाए जाते हैं इसमें, फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये झील हो, समुद्र हो, उन सब में क्या करते हैं, अपना जो है ये पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि पानी पे तैरते हैं, और क्या करते हैं कि अपनी जो है प्रकाश से, जो सूर्य से किरणें आती हैं उससे क्रिया करके, इसी तरीके से जैसे पेड़ पौधे करते हैं वैसे ही अपना भोजन बनाते हैं। तो ये आपके जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले भी आपके फाइटोप्लैंक्टन हैं, जो समुद्र में और झीलों में देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो क्या होता है कि ये फाइटोप्लैंक्टन है।
अब एक कंडीशन समझिए कि इसको मैं अभी हटा देता हूँ, और इसी के साथ क्या जुड़े होते हैं, सहवाल जुड़े होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं इसको लाइन को बढ़ा देता हूँ, पहले आपको मैं चर्चा करके बताऊँगा कि जैसे मान लेते हैं ये स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, ये पार्ट आप बना लीजिए, और मान लेते हैं इधर क्या हो रही है, इधर खेती हो रही है, इधर क्या हो रही है, खेती हो रही है। अब इस तरीके से आपको समझना है कि यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो अब ये मान के चलिए पहली कंडीशन इसमें, ये झील है आपकी, और झील से क्या है, खेत हो रहे हैं, यहाँ पे खेती हो रही है, खेती से क्या हो रहा है, विषाक्त पदार्थ जो भी हैं आपके, या जो भी पोषक तत्व हैं, जैसे उर्वरक हो गया, जैसे आपका जो भी आपका जो उर्वरक हमारे रसायन डाले जाते हैं खेतों में, या किसी भी फैक्ट्री या किसी भी तरीके से अगर जो है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इस तरीके से जो आपके पोषक तत्व होते हैं, तो वो इसमें आ रहे हैं झील में, तो ये झील में मिल रहे हैं, और झील में क्या हो रहा है, इनकी मात्रा बढ़ते जा रही है। अब बढ़ते जा रही है, अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं, शैवाल हैं आपके, ये फाइटोप्लैंक्टन जो मैंने बात की वहीं उसी के साथ शैवाल, और शैवाल की मात्रा क्या होती है, तो इन पोषक तत्वों से क्या करते हैं, ये अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे जैसे जो खेती से जो भी आपके पोषक तत्व आए, तो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इन शैवालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। क्या होता है, शैवालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो शैवालों की संख्या क्या होती है, शैवालों की संख्या बढ़ती जाती है। शैवालों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब ये शैवाल जो हैं आपके, ये इनकी संख्या बढ़ेगी, इनको पोषक ज़्यादा मिल रहे हैं, पोषक तत्व ज़्यादा मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, पोषक तत्व, यानी कि यहाँ से पोषक तत्व आए, और पोषक तत्व क्या है, इनको अधिक मात्रा में मिल रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझते जाइए, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं दोबारा से एक ट्राई करता हूँ कि जैसे हमने खेती उसके पास हो रही है झील के, झील से क्या, खेती से क्या हुआ, उर्वरक की मात्रा उसमें पहुंची झील में, और यही पोषक तत्व का काम करते हैं, और ये पोषक तत्व क्या हुआ, झील में पहुंचे। इसमें क्या है, शैवाल हैं कुछ, और शैवाल क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे शैवालों को पोषक तत्व मिलते जा रहे हैं, तो पोषक तत्व की बढ़ोतरी के साथ, पोषक तत्व के बढ़ने के साथ शैवालों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये भी अपनी ग्रो करते हैं, अपने आप का जो है उत्पादन बढ़ाते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने की वजह से इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है, और इनकी संख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये पूरी सतह पे क्या होता है, कवर कर लेते हैं पूरी सतह को, झील की पूरी सतह, यानी ऊपर की पूरी सतह को क्या कर रहे हैं, पूरी सतह को इन्होंने कवर कर लिया। अब पूरी सतह को कवर कर लेंगे तो सन से जो किरणें आती हैं, जो आपकी प्रकाश आ रहा है, वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो अंदर नहीं आएगा तो क्या होगा कि पोषक तत्व तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो है इसमें सनलाइट जो है वो नहीं आ पा रही है। तो सनलाइट पहले, अब अगली क्रिया क्या होगी, जैसे ये सन है, तो आप तीसरी प्रक्रिया समझिए कि सन की जो रेज आ रही हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, यानी कि भेद नहीं पाएंगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, सतह के ऊपर सबसे ज़्यादा शैवालों की संख्या बढ़ते जा रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शैवालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सनलाइट क्या होगी, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सनलाइट पेनिट्रेट, यानी छेद नहीं पाएगी, उसको भेद नहीं पाएगी। तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे शैवालों की संख्या बढ़ेगी, तो जो सनलाइट है वो आपकी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, उनको भेद नहीं पाएगी। तो क्या होगा कि जब ये नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जो आपकी अगली प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि उसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आपको देखने को मिलेगी। तो इस झील में जैसे जैसे ऑक्सीजन जो है आपकी सनलाइट नहीं पेनिट्रेट होगी, तो फिर क्या है, जो यहाँ पे जीव हैं उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या होगा कि ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से यहाँ पे कंडीशन बनेगी, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया एक नाम दिया जाता है। एक ऑक्सीजन की कमी जब झील में हो जाती है तो इसी को हाइपोक्सिया बोला जाता है। पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन में आए तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस झील के अंदर जो जीव जंतु हैं, जैसे मछलियां हैं और छोटे छोटे जीव हैं, तो वो क्या होते हैं, इस ऑक्सीजन की कमी से वो मरने लगते हैं। तो क्या होगा
तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, जैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं बॉक्स बना के, यहाँ पे क्या होगा, जो जीव जंतु हैं जो इसके अंदर, झील के अंदर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि झील के अंदर जो जीव हैं, झील के अंदर जीव हैं या मछली हैं, वो ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, कमी से क्या होगा, मरने लगेंगे। ठीक है, तो अब ये मरने लगेंगे, ऑक्सीजन की कमी से मरने लगेंगे। तो अब एक बात समझ पा रहे हैं, पहली प्रोसेस क्या थी, खेती से या खेत वगैरह या कहीं से भी, जैसे आपके उद्योग जो होते हैं उनसे भी, जब उसमें उर्वरक या जो है जो भी फर्टिलाइज़र केमिकल्स आते हैं, तो उनकी वजह से क्या है, झील में पोषक तत्व तो बढ़ते जाते हैं। पोषक तत्व बढ़ने की वजह से शैवाल की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि ये अपना उत्पादन बढ़ाते हैं उस पोषक तत्व की वजह से। जैसे आप किसी को खाना ज़्यादा दे दो, वो खाना खाएगा और सो जाए, खाना खाए सो जाए, तो उसका शरीर क्या है, फैलने लगता है। या जो है आप किसी आदमी को कहो खाने किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, तुम आप शादी कर लो, 1 शादी करो, 4 शादी करो, फिर वो क्या होगा कि अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। ऐसे ही शैवाल करते हैं कि उनको खाना ज़्यादा मिल रहा है, आराम मिल रहा है, तो आराम से खाना मिल जाता है, तो वो क्या होता है, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। संख्या बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर की सतह ढक जाती है। सतह ढकने की वजह से क्या है, सनलाइट नहीं आ पा रही है। सनलाइट नहीं आ पाती तो अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उसकी वजह से क्या है, जो जीव जंतु हैं अंदर के वो मरने लगते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब मरने लगते हैं तो अगली प्रोसेस क्या होगी कि जो झील के अंदर यहाँ पे जो बेंथिक जोन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे छोटे छोटे अपघटक जीव होते हैं, छोटे छोटे। वो क्या करते हैं, वो जब ये जो बड़े जो जीव होते हैं, मछली वगैरह छोटे छोटे जीव और बाकी जीव जो पानी के अंदर होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो यहाँ पे स्थल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे स्थल पे आने की वजह से क्या होता है, यहाँ के जो अपघटक होते हैं, यहाँ पे अपघटक जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो इनको तोड़ने लगते हैं। इनको खा के क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है केमिकल जो मटेरियल उसको सिंपल मटेरियल में बदल लेते हैं। अब ये अपघटक को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसी में एक टर्म आता है, आप सभी जानते होंगे, BOD, आप सुना ही होगा। तो बायोलॉजिकल या बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका जो है कम होने लगता है यहाँ पे, यानी कम का मतलब यहाँ पे डिमांड बढ़ने लगती है, ये संख्या इसकी ऑक्सीजन की कम हो रही है। तो आप एक बात समझनी है कि जैसे इन अपघटक को ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन इनको मिल नहीं पा रही है, तो क्या होगी, इनकी डिमांड जो है, इनकी मांग बढ़ेगी। तो इनकी बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो क्या होती है, वो बढ़ने लगती है। अब वो पूरी नहीं हो पाती तो क्या होता है, ये अपघटक भी मरने लगते हैं। तो ये बात आपको समझनी। तो ये ऑक्सीजन डिमांड क्या है, BOD आप समझ गए होंगे। यानी ये BOD क्या होती है, BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो आपके अपघटक हैं वो कार्बनिक पदार्थों को जब अपघटित करेंगे तो उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उसी को हम BOD कहते हैं। यानी आप सिंपल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेरे साथ। जैसे मैं कहूँ कि ऑक्सीजन, एक सेकेंड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो किसके लिए ज़रूरी होनी चाहिए, जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अपघटन के लिए। तो उनके पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों की अपघटन के लिए आवश्यक है वह क्या कहलाती है, आपकी BOD कहलाती है। अब वो अपघटक को ज़रूरत थी लेकिन नहीं मिल पाया, तो नहीं मिलने पाने की वजह से क्या होती है, वो झील जो पूरी होती है वो मर जाती है, वो पूरी झील जो है ख़त्म हो जाती है, झील की मृत्यु हो जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके जो है, तो इसी को झील की मृत्यु कहते हैं, झील की मृत्यु कहा जाता है। तो झील की मृत्यु कैसे हो रही है वो आप समझ गए। पहली आपने कंडीशन देखी कि इसमें जो आपके हैं पोषक तत्व आ रहे हैं, पोषक तत्व मिलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, शैवालों का जो है संख्या बढ़ती जा रही है। और शैवाल, इसी को क्या बोलते हैं, आप एक और टर्म जान लीजिए इसी के साथ, जैसे अभी चर्चा में रहा कि शैवाल प्रस्फोट इसको कहा जाता है,
शैवाल प्रस्फोट इसको कहा जाता है, या इसी को एल्गल ब्लूम बोलते हैं इंग्लिश में। एल्गी होता है तो इसका एल्गल ब्लूम इसको घटना कहते हैं, तो एल्गल ब्लूम कहा जाता है। और कनाडा के पास में एक घटना और देखी गई थी कुछ समय पहले, जिसको रेड टाइड भी इसको कहा जाता है। तो ये रेड टाइड भी कहा जाता है। तो जब रेड टाइड का मतलब क्या हुआ, जब शैवालों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए और जिस तरीके के शैवाल होते हैं उसी कलर में वो दिखते हैं, तो इसीलिए रेड कलर में दिखते हैं, तो रेड टाइड इसको बोला जाता है। और कई कलर में भी दिख सकते हैं, तो इसलिए वहाँ की घटना को रेड टाइड कहा गया। प्रस्फोट क्योंकि फटना, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जब जनसंख्या विस्फोट होता है, जैसे आप जब सभी सुने होंगे कि जब 1961 और 71 के बीच का जो साल था उसको भी जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है भारत में जनगणना के हिसाब से। तो इसी तरीके से शैवालों की जब संख्या में बढ़ोतरी तेज़ी से हुई उसको एल्गल ब्लूम कहा गया। और जब ये दूसरी प्रक्रिया थी, इस दूसरी प्रक्रिया ने क्या किया कि जो सनलाइट आ रही थी उसके पेनिट्रेशन को रोक दिया, यानी तीसरी प्रक्रिया हुई। चौथी प्रक्रिया इसकी वजह से क्या हुई कि ऑक्सीजन की मात्रा जो थी वो कम हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा की कमी को क्या बोल रहे हैं, हाइपोक्सिया बोल रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से पांचवी घटना क्या हुई कि जो झील के अंदर जो जीव जंतु मछली वगैरह थे वो मरने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अपघटक होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की जो वो मात्रा होती है जब कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना होता है अपघटकों को, तो ये क्रिया आपकी छठवीं हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब अपघटकों को भी जो है, यानी डिकम्पोज़र इनको बोलते हैं, आप इंग्लिश में जानते ही होंगे। तो जब डिकम्पोज़र को भी जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो झील में क्या होता है, झील की मृत्यु हो जाती है। तो इसी को सातवीं घटना आपकी जो हो जाती है वो आपकी यहाँ पे 6 होगी। तो इसको भी जो है झील की मृत्यु इस तरीके से हो जाती है। तो सुपोषण की क्रिया क्या है, सुपोषण की क्रिया जब किसी भी जगह पे होती है, किसी भी जलीय तंत्र में होती है, जलीय पारितंत्र में होती है, तो वहाँ पे जब पोषक तत्वों की अधिकता होती है तो वो धीमे धीमे, वो झील हो, सब कोई भी जगह हो पानी का भरा हुआ क्षेत्र, तो वो उसकी मृत्यु यानी वो बर्बाद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसमें कोई भी जीव जंतु आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको यही बताया कि जो है इस तरीके से सुपोषण की क्रिया देखने को मिलती है एक झील में। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है कि किस तरीके से सुपोषण देखा जाता है। इसमें एक टर्म आपके आता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि जब जो एल्गल ब्लूम जिनके हम शैवालों की बात कर रहे हैं, कि जब ये खतरनाक स्तर पर बढ़ जाए, तो खतरनाक शैवालों का जब प्रस्फोट होता है तो उसको क्या बोलेंगे। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन में, एक बार आया हुआ है, जब खतरनाक शैवालों का प्रस्फोटन होता है, यानी कि ब्लूम होता है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है। तो इस घटना को जब खतरनाक शैवालों का प्रस्फोटन होता है तो इसको क्या बोलेंगे, तो HAB इसको कहा जाता है, HAB कहा जाता है। अब HAB क्या है, तो इसी को इसका फुल फॉर्म चाहें तो लिख सकते हैं, हार्मफुल एल्गल और आपका ब्लूम। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम यानी HAB कहा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपने ये काफ़ी चीज़ें समझी इसमें। अब हम अगली चीज़ जो समझने वाले हैं, जो आपका अगला टॉपिक है, आप चैप्टर डाल सकते हैं चाहें तो, आपकी बायोडाइवर्सिटी हम शुरू करने वाले हैं। तो अगला चैप्टर आपका यहाँ पे शुरू होता है। तो अगला चैप्टर आप चाहें तो बना सकते हैं अपनी कॉपी में, और ये हमारा जो होगा वो जैव विविधता के बारे में हम जानने वाले हैं। जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये अच्छे से हम समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है इसको जानने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी एक तो आप सभी जान लीजिए कि पहला यहाँ पे आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है कि 22 मई को, यानी 22 मई को आपका क्या मनाया जाता है, तो एक ये दिवस मनाया जाता है जो आपका बायोडाइवर्सिटी डे बोला जाता है, जो इसी महीने में आने वाला है, जो 22 मई को आपका देखा जाएगा। तो इसी के लिए आपके लिए ये और ज़रूरी हो जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, वो चीज़ जान लीजिए। एक तो ये क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि क्या है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि इसमें स्तर समझेंगे हम, क्या स्तर क्या कितने हैं क्या है।
बायोडाइवर्सिटी का मापन कैसे कर सकते हैं, क्या होता है इसकी मापन की कोई विधि होती है कि नहीं होती है, या इसमें क्या है, इसका कोई महत्व है, क्या महत्व है जैव विविधता का, ये भी समझेंगे। खतरे कुछ हैं तो खतरे जानेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें अगर जानने तो हम भारत के हिसाब से भी इसको समझेंगे कि भारत की जैव विविधता कैसी है, भारत की जैव विविधता कैसी है, ये भी हम समझेंगे। तो ये चीज़ें हम समझने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर खतरे हैं तो इसके संरक्षण भी होंगे, यानी इसके जो इसको बचाने के कुछ उपाय भी हो सकते हैं, तो उन उपायों को जानेंगे, तो संरक्षण भी जानेंगे। तो इस तरीके से हम आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हो सकता है अगली 1-2 क्लास आपकी लग जाए, या एक क्लास हम और लेंगे इसके साथ ही, क्योंकि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपके भी समझ में आए, आपको रिवीजन का टाइम भी मिले, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम पहला शुरू कर लेते हैं, क्या है, वहाँ से हम बात शुरू करेंगे। तो आप जो है हेडिंग बना सकते हैं, क्या है, तो जैव विविधता क्या है। तो इसके जानने का मतलब क्या हुआ, जैव विविधता मतलब क्या हुआ, कि पहली बात तो ये शब्द किसने दिया ये जान लीजिए। ये शब्द सबसे पहले किसने दिया, ये भी कई बार क्वेश्चन में आता रहता है। तो इसको शब्द देने वाले थे आपके वाल्टर जी रोजेन। तो ये बस शब्द ध्यान रखिए कि रोजेन। तो इस तरीके से रोसेन या रोजेन लिखा है तो आप उसको आंसर लगाइएगा। तो इस तरीके से आप इसमें लगाइएगा कि 1 सेकेंड। तो अगर इस तरीके का नाम आता है, तो आप इसको लगाइएगा। तो वाल्टर जी रोजेन ने क्या किया, इस शब्द को दिया था, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से इसको बताया नहीं। तो जैव विविधता को यानी बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह इसकी संकल्पना देने वाले, यानी इसको समझाने वाले, तो इसको संकल्पना इसकी देने वाले कौन थे, तो वो भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि E.O. विल्सन करके एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से समझाया, शब्द दिया, शब्द के बारे में थोड़ी सी चर्चा की वाल्टर जी रोजेन ने, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से समझाने वाले कौन थे, आपके E.O. विल्सन थे। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जैव विविधता है क्या, अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है, इसको जान लीजिए। तो जैव विविधता का मतलब जैविक, आप इस शब्द से समझिए, जैव विविधता यानी बायो मतलब जैविक। तो बायोटिक जो भी मटेरियल है, जो भी जीव जंतु है, यानी कि अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि सम ऑफ ऑल बायोटिक डाइवर्सिटीज, यानी ये क्या कहना है, सम यानी कि सभी का, तो सभी प्रकार के जो आपके बायोटिक डाइवर्सिटी हैं, यानी हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्रकार की जो बायोटिक मतलब जैविक विविधता क्या कहलाती है, आपकी जैव विविधता कहलाती है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, कि जो आपकी धरती पे यानी पृथ्वी पे जो भी जैविक डाइवर्सिटी यानी कि बायोटिक डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता पाई जाती है धरती पे, चाहे वो स्थल पे हो, चाहे वो जल में हो, चाहे वो ट्रांजिशन यानी इकोटोन में हो, वो सारी क्या कहलाती हैं, वो आपकी जैव विविधता कहलाती है। यानी आपको और मैं अच्छे से क्लियर करूं कि जैसे स्थल प्लस जल यानी जलीय या स्थलीय, इस तरीके से लिख सकते हैं, जलीय और संक्रमण, तो इन तीनों क्षेत्रों में जो आपकी जैविक विविधता, जो बायोटिक बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जैविक और अजैविक, जैविक घटक कौन से होते हैं, अजैविक घटक कौन से होते हैं। तो अगर स्थलीय, जलीय और संक्रमण क्षेत्र में क्या हो, आपकी जैविक विविधता देखी जाती है। तो जैविक विविधता मतलब जैविक जो आपके घटक हैं, वो सारे जैविक घटक मिलके वो क्या बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी इसको कहा जाता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कि जो आपके स्थलीय, जलीय, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे झील में हो, तो चाहे मीठे जल में हो, चाहे खारे जल में हो,
और चाहे वो इकोसिस्टम में हो, पारतंत्र जो आपका मैंने बताया इकोटोन, इकोटोन क्या होता है, तो संक्रमण क्षेत्र या इको जो है ट्रांजिशन जोन बोलते हैं जिसको। तो अगर उन सब में आपकी जैविक जो बायोटिक विविधता होती है, जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी अगर विविधता को देखें, वो सबको मिला के देखें, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी जैव विविधता कहलाती है। यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसमें जो इसके टाइप या इसके लेवल जो मैंने स्तर बताया, अगली हेडिंग, या इसके प्रकार आप चाहें तो प्रकार भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। तो अगली हेडिंग जो आपकी मतलब बनेगी वो प्रकार या स्तर बनेंगे। तो ये किस तरीके से देखी जाती है, किस किस जो है रूप में देखी जाती है, वो आप अगली बात समझने वाले हैं। तो इसके स्तर या प्रकार में हम बात करें कि जैव विविधता आप समझ गए कि सम ऑफ ऑल बायोटिक डाइवर्सिटी, यानी कि आपके जो बायोटिक जैविक जो भी विविधता है वो सब जो सभी को मिला के वो क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। तो अब ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। ये होती है, पहली होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी आपकी कौन सी होगी, तो आपकी जेनेटिक होगी। अब दूसरी होती है स्पीसीज यानी प्रजाति वाली, तो इसको आप प्रजाति हिंदी में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप आनुवांशिक या आनुवांशिक जैव विविधता। तो ये होगी आनुवांशिक जैव विविधता। तो इस तरीके से ये आपकी प्रजाति जैव विविधता हो जाती है। तो ये अब इस तीसरी जो आपकी प्रकार होगा, वो तीसरी कौन सा प्रकार होगा, तो आप इस तरीके से, अब जैसे जेनेटिक आया, फिर स्पीसीज आया, और फिर हम इकोसिस्टम में जाते हैं। तो इकोसिस्टम वाली आपकी जैव विविधता होगी। तो ये कौन सी है, पारितंत्र जैव विविधता। पारितांत्रिक स्तर भी कैसे आप लिख सकते हैं, पारितांत्रिक जैव विविधता। अब ये तीनों किस तरीके से हैं, कैसे हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं कि देखिए क्या है, इस तीनों में आप एक अपने ऑटोमेटिकली आप इसका अंतर समझ सकते हैं। क्या है, जेनेटिक का मतलब हुआ कि आपको जो है बड़ी मात्रा में इसमें देखने को मिलेगा, बड़ा क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कि जैसे अब देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ सम ऑफ ऑल बायोटिक डाइवर्सिटी मैंने बात की, यानी सभी का जो मिला जुला रूप जैविक विविधता कहलाता है, जैविक समूहों का। तो जैविक समूह अलग अलग होते हैं, हजारों लाखों होते हैं, उन सब की जो है जेनेटिक जो विशेषताएं होंगी वो अलग अलग होंगी। तो इसका जो है मैं इस गोले के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि एक सर्किल के माध्यम से हम समझेंगे कि तीनों किस तरीके से अलग अलग हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आनुवांशिक यानी जेनेटिक तरीके से देखें तो प्रजातियां बहुत तरीके की होती हैं। मानव में भी अलग अलग जीन देखे जाते हैं। अगर कोई एक बकरी का बच्चा भी देखें तो बकरी के बच्चे में भी कई तरीके के जीन देखे जाते हैं। आपको खरगोश में भी अलग अलग तरीके के जीन यानी आनुवांशिक तरीके से वो अलग अलग देखे जाते हैं। पुरुष हो चाहे कोई भी, आप भैंस हो तो भैंस में भी अलग, गाय हो तो गाय अलग अलग तरीके की होती हैं। तो जेनेटिक तरीके से अगर देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो होगी, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी अधिक देखी जाएगी। तो इसकी संख्या ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन जैसे ही हम स्पीसीज में आते हैं, स्पीसीज यानी प्रजाति में आते हैं, तो स्पीसीज यानी प्रजाति में आते हैं, तो प्रजाति में आप समझ रहे होंगे कि इससे कम होती है संख्या। तो प्रजाति में संख्या क्यों कम होती है कि एक प्रजाति है मानव की, एक प्रजाति है शेर की, एक प्रजाति है गाय की। अब वो गाय में हम अंतर नहीं देख रहे हैं कि कौन सी गाय है। हम मानव में कौन सा मानव नहीं देख रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलियड है, कि निग्रोड है, कि वो जो है मंगोलॉयड है। तो इस तरीके से हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सिर्फ मानव है, एक बकरी है, एक गाय है, एक शेर है। तो इस तरीके से जब प्रजाति की बात करते हैं, एक प्रजाति की बात करते हैं, तो इनकी संख्या आनुवंशिक वालों से कम रह जाती है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक जो है इकोसिस्टम है, उसमें अगर देखा जाए तो एक उसमें प्रजाति आपको 10 मिल सकती हैं, लेकिन 10 में हो सकता है उनके कई तरीके के आनुवंशिक तरीके से वो अलग अलग तरीके के हों, तो ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसे ही अब तीसरा जो टाइप समझने वाले हैं वो इकोसिस्टम का है, और इकोसिस्टम और छोटा हो जाता है। छोटा क्यों
कि मान लेते हैं एक इकोसिस्टम में, इसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम वाला ये बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। तो ये इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है। इकोसिस्टम छोटा क्यों, क्योंकि आपको एक इकोसिस्टम में कई तरीके की प्रजातियां मिल जाती हैं, फिर उसके बाद आपको कई तरीके की जेनेटिक आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बायोडाइवर्सिटी में इकोसिस्टम जो है कम संख्या में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको प्रजाति की संख्या देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको जेनेटिक संख्या देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप एक साइकिल देख सकते हैं, बढ़ता हुआ क्रम जो है आपका बायोडाइवर्सिटी का ऐसे है। तो आपके स्तर जो हैं, आपका जो स्तर है बायोडाइवर्सिटी का वो इस तरीके से बढ़ता है। वो बायोडाइवर्सिटी का स्तर कैसे बढ़ रहा है, तो वो आपका इकोसिस्टम से, फिर स्पीसीज और फिर आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप ये बात मुझे लगता है समझ गए होंगे। एक इकोसिस्टम में हो सकता है कि 10 जो अलग अलग प्रजाति के जो है जीव जंतु रहते हों, लेकिन हो सकता है कि इन 10 प्रजातियों में से, इन 10 में से इन्हीं की प्रजातियों के कई तरीके के रूप देखने को मिले, तो वो जेनेटिक तरीके से क्या होंगे, अलग होंगे। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभी प्रजाति में क्या है कि कई तरीके की प्रजातियां हो सकती हैं, इकोसिस्टम कम मिलेंगे। फिर जेनेटिक की बात करें तो इसमें कई सारे जेनेटिक तरीके से एक एक प्रजाति में कई कई हज़ार, कई कई 20, 50, 100, 200, 300 तरीके के जेनेटिक देखने को मिलते हैं। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की ज़्यादा होती है, फिर स्पीसीज़ की उससे कम होती है, और इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी उससे कम होती है। तो अब ये बायोडाइवर्सिटी जो प्रकार या स्तर आप समझ गए, तो अब इसका मापन कैसे होता है। तो अगली हेडिंग आपकी जो बनती है वो मापन की बनती है, यानी इनका मापन या मापक जो किस तरीके से देखा जाएगा, मापन किस तरीके से किया जाएगा, ये भी एक सवाल बन जाता है। तो इसका मापन जो है वो 3 तरीके से ही किया जाता है। पहला मापन होता है एक अल्फ़ा, इसको बोलते हैं, अल्फ़ा पैमाने से इसको मापा जाता है, इस तरीके से आप साइन बना सकते हैं। एक बीटा होता है, तो बीटा इस तरीके से बना सकते हैं। और तीसरा टाइप होता है मापन का, वो आपका गामा होता है, जिसको गामा इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा से हम बायोडाइवर्सिटी को मापते हैं कि किस क्षेत्र में जो है अल्फ़ा डाइवर्सिटी कितनी है, बीटा डाइवर्सिटी कितनी है, या गामा डाइवर्सिटी कितनी है। तो एक पारतंत्र में जो प्रजातियों की संख्या पाई जाएगी, तो हम इस तरीके से हम एक पारतंत्र में देखेंगे कि कौन सी प्रजाति की मापन हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके से आपको बना के दिखाते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि जैसे 2 एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल में 2 एक डायग्राम ले रहे हैं, जिसमें हम जो है कुछ एग्जांपल लेके मान के चलते हैं कि मान लेते हैं इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्रजातियाँ हमने इसमें डाली हैं। एक ये पारतंत्र है कोई, ये इकोसिस्टम 1 है, ठीक है ना। आप इसको ए लिख सकते हैं, इकोसिस्टम ए, और ये इकोसिस्टम बी है। इसमें भी हम क्या करते हैं 7, या इस तरीके से 1 सेकेंड, इसमें 1, 2, फिर 5, 6 के बाद हम लगाते हैं 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेके चलते हैं और समझते हैं कि 2 पारतंत्र है हमारे पास, 2 इकोसिस्टम है, उनमें अलग अलग प्रजातियां हैं, जिसमें से 2 प्रजातियां यानी 1 नंबर और 2 नंबर ऐसी प्रजातियां हैं जो दोनों में एक जैसी हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है कि हो सकता है किसी पारतंत्र में 2 प्रजातियां, 3 प्रजातियां, 4 प्रजातियां ऐसी हों जो एक जैसी हों, बाकी प्रजातियां अलग हों। तो आप इतना तो समझ ही रहे होंगे। बस हम एक जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो उदाहरण ले रहे हैं, वो इसीलिए ले रहे हैं कि हम आपके जो मापन है अल्फ़ा, बीटा, गामा, उसको समझ सकें कि अल्फ़ा किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है उसका मापन करता है, बीटा किस तरीके से जैव विविधता का मापन करता है, और गामा किस तरीके से उसका मापन करता है। तो इसमें आप देखिए अल्फ़ा, अब हम अल्फ़ा के हिसाब से चलते हैं, अल्फ़ा को समझते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अल्फ़ा लिख सकते हैं। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा जो जैव विविधता होगी वो ये होती है कि किसी भी एक पारतंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की जो विविधता होती है उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। यानी अगर इसकी देखें तो इसकी अल्फ़ा प्रजाति जो जैव विविधता होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। इसमें कितनी प्रजातियाँ, 6। तो इसकी अल्फ़ा प्रजाति जो अल्फ़ा जैव विविधता कितनी है, 6 है। इसी तरीके से इसकी भी अल्फ़ा देखें तो इसकी भी कितनी होगी, 6 होगी। तो ये समझ सकते हैं। तो एक बात आप समझ गए कि अल्फ़ा क्या है, कि अगर एक पारतंत्र में जितनी भी प्रजातियां हैं
वो क्या होंगी, वो आपकी उतनी ही होंगी जितनी उसमें प्रजातियां हैं। जैसे इसमें 6 हैं तो इसकी 6 अल्फ़ा होगी, इसमें भी 6 हैं तो इसमें भी 6 प्रजातियां जो होंगी वो यहाँ की जैव विविधता क्या होगी, अल्फ़ा जैव विविधता कौन कितनी है, 6 है। अब बीटा जैव विविधता को देखते हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल मैंने आपको वहीं समझा दिया, अब हम बीटा को देखते हैं। तो बीटा को हम समझते हैं कि बीटा प्रजाति मतलब जैव विविधता किस तरीके से नापी जाती है। तो बीटा को समझने से क्या है, बीटा ऐसी मतलब जैव विविधता कहलाती है, बीटा जैव विविधता वो कहलाती है, यानी उसका मापन ऐसे करते हैं कि जो आपके कॉमन मिल रहे हैं, जो आपके कॉमन मिल रहे हैं उनको हटा दें, बाकी जो अलग अलग आपको मिलेंगी, यानी जो किसी में एक दूसरे से मेल ना खाती हों, वो आपकी प्रजाति कौन सी, वो जैव विविधता क्या कहलाती है, वो बीटा जैव विविधता कहलाती है। तो वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इसमें 1 और 2 हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, ये वाला, तो ये दोनों सेम मिल रहे हैं। इनको हटा दें तो बाकी कितनी बचती है, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, यानी इसमें 4 बची। फिर हम दूसरे वाले को ले रहे हैं जो बीटा हमारा इकोसिस्टम है, उसका हमने ले लिया 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर। तो जो बीटा डाइवर्सिटी होगी, बीटा डाइवर्सिटी होगी वो बीटा कितनी होंगी, वो बीटा 8 होंगी आपकी, ठीक है। तो बीटा में कितनी हुई, 8 होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बीटा डाइवर्सिटी यानी क्या कहना चाह रही है कि जो यूनिक आपको देखने को मिलेंगे इकोसिस्टम में, यूनिकनेस जो देखने को मिलेगी, यानी कि यूनिक का मतलब होता है सब अलग अलग हों। तो इस तरीके से बीटा क्या दिखाना चाहती है, यूनिकनेस दिखाना चाहती है, यूनिकनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या इकोसिस्टम आप लिख सकते हैं, इकोसिस्टम। तो ये क्या दिखाती है, यूनिकनेस दिखाती है बीटा डाइवर्सिटी जो है। तो बीटा बायोडाइवर्सिटी क्या दिखा रही है, तो बीटा मापन हमारा क्या दिखा रहा है कि यूनिकनेस दिखा रहा है, यानी कि उसमें दोनों पारतंत्र का जब एग्जांपल ले रहे हैं तो उनमें जो अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं वही आपकी बीटा से नापी जाएंगी। तो बीटा से मापन किनका होगा, जो यूनिक आपकी प्रजातियाँ हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी में लेंगे। अब गामा को समझ लेते हैं। जैसे आपका जो गामा है वो किस तरीके से मापन करता है वो हम समझते हैं। तो आपने अल्फ़ा देखा जो अलग अलग पारतंत्र में जैसे थी, बीटा में देखी कि जो यूनिक है वो। गामा में क्या होता है कि जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है किसी भी क्षेत्र की, दोनों क्षेत्रों को मिला के अगर जो डबल हैं उनको भी सिंगल काउंट करके, जो हम अगर काउंट करके देखते हैं तो जैसे 1 और 1 हम ऐसे लेके चलते हैं, 1 + 2, ये दोनों में सेम थे, लेकिन हम इनको एक बार गिनेंगे क्योंकि एक हम प्रजाति की संख्या गिन रहे हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है। तो 2 को डबल गिन लेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि टोटल यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, यानी गामा में आपकी डाइवर्सिटी कितनी है, तो 10 है। अब ये गामा जो है डाइवर्सिटी दिखा रही है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये वास्तविक दिखा रही है, रियल में जितनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, गिननी चाहिए हमें, वो पूरा दिखा रही है 1 से लेकर 10 तक। क्योंकि इन दोनों पारतंत्र में 1 से लेकर 10 ही हैं, बस 2 क्या हैं, 2 डबल थी। तो डबल को हम डबल बार तो गिनेंगे नहीं, उसको एक बार ही जाना जाएगा। जैसे मानव की प्रजाति है, एक शेर की प्रजाति है, यहाँ पे भी मानव है, यहाँ पे भी शेर है। तो अब ये मानव और शेर तो दो बार तो गिने नहीं जाएंगे, प्रजाति तो एक ही बार गिने जाएगी। एक मानव की प्रजाति है, एक शेर की प्रजाति है। फिर मान लेते कोई चीता है, तो कोई हिरन है, तो कोई खरगोश है, तो कोई और प्रजाति है। तो इस तरीके से ही गिना जाता है। तो ये गामा क्या कहलाती है, तो गामा आपको वास्तविक क्या करती है, वास्तविक पहचान देती है। तो वास्तविक माप किससे होती है, वास्तविक माप होती है आपकी गामा, जो आपकी अब जैव विविधता मापन का एक तरीका है, उससे हमारी मापन जो होता है वो आपका रियल माना जाता है, वास्तविक माना जाता है। तो ये बात आप समझ गए। अब हम जो अगली हमारी हेडिंग थी इसी में हमारा टॉपिक में, वो हमारे महत्व को लेके थी कि इसका जो बायोडाइवर्सिटी का महत्व है वो क्या है। हमने जो है प्रकार क्या है वो जान लिया, हमने स्तर जान लिए, हमने इसका मापन कैसे होता है वो जान लिया। अब हम समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस यानी इसका महत्व क्या है। तो महत्व बहुत ज़रूरी जानना है आपके लिए। तो
महत्व में आपको कई तरीके के इसमें महत्व देखने को मिलते हैं। जैसे पहली तो सबसे बढ़िया महत्व यानी सबसे इम्पोर्टेंट इसका महत्व है यानी इम्पोर्टेंस है, वो पारितंत्रिक सेवाएं देता है ये। पहला तो बायोडाइवर्सिटी का क्या है, तो पारितंत्रिक सेवाएं इनसे हमें मिलती हैं। अब ये पारितंत्रिक सेवाएं क्या हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। पारितंत्रिक सेवाएं देती है, पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी हमें, कि अगर किसी भी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी है तो वो क्या क्या दे रही होगी। तो इसमें पारितंत्रिक सेवाओं में आपको कई तरीके की चीज़ देखने को मिलती हैं, जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली यहाँ पे व्यवस्था सेवाएं देती है। पहली होती है व्यवस्था सेवाएं, ठीक है। व्यवस्था सेवाएं यानी प्रोविजनरी सर्विसेज बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो व्यवस्था सेवाएं का मतलब जैसे आपको खाना देख सकते हैं, फूड मिल सकता है, आपको इसमें ईंधन मिल सकता है। आपको मैं एक सेकंड इसको दूसरे कलर से लेते हैं कि इसमें आपको ईंधन, इसमें आपको फूड यानी खाना, इसमें इससे आपको औषधि मिलती हैं, दवाइयाँ, ठीक है। इससे आपको हो सकता है वस्त्र वगैरह बनाने के लिए सामान मिलता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इसका यूज जो है आपको देखा जाता है। आपको जो है अगर पुराने समय में देखें तो आपके आखे तक होते थे, शिकारी जो होते थे या जो है वन में निवास करने वाले आदिवासी लोग हैं, वो भी आज भी इन पे निर्भर होते हैं, हमारे इकोसिस्टम यानी पारितंत्र पे, बायोडाइवर्सिटी पे निर्भर होते हैं। दूसरी तरीके की सेवाएं जो देते हैं ये, दूसरे तरीके की सेवाएं क्या होती हैं, एक तो नियंत्रणकारी सेवाएं देते हैं यानी रेगुलेटरी सेवाएं देते हैं। तो रेगुलेटरी होते हैं, रेगुलेटरी सर्विसेज हमें मिलती हैं, यानी इनको क्या बोलते हैं, नियंत्रणकारी। तो नियंत्रणकारी सेवाएं देते हैं, तो नियंत्रणकारी सेवाएं देते हैं। नियंत्रणकारी कैसे, आप सोचेंगे कि नियंत्रणकारी कैसे, कि एक तो बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो आपको बाढ़ से बचाएंगे, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो आपके जलवायु परिवर्तन को कम रखेंगे, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो है इस तरीके से अभी जो हो रहा है वैसे नहीं होगा, यानी कंट्रोल्ड होगा, तो उस पर नियंत्रण रहेगा, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रहेगा। ऐसे ही जो समस्याएं आती हैं जो इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंटल समस्याओं को क्या है, कंट्रोल करेगा। तो ये भी आपकी इस तरीके की सेवाएँ यहाँ पर हमें मिलती हैं। तीसरी तरीके की सेवाएँ कैसी मिलती हैं यहाँ से हमें पारितंत्रिक सेवाओं में, जैसे हमें एक सपोर्टिंग सेवाएं मिलती हैं, इसमें सहायक सेवाएं मिलती हैं। कैसी मिलती हैं, सपोर्टिंग सेवाएं मिलती हैं, यानी सपोर्ट करता है हमें पारितंत्र, सेवा हमारी सहायक के रूप में निभाता है। जैसे अगर आप फूल पत्ते जो है पेड़ पौधे होते हैं, जब उनमें फूल आता है तो ये परागण कराने में भी भूमिका निभाता है। आपके पोषक चक्र जो मैंने आपको बताया, पोषक चक्र इसमें भी आपकी ये सहायता करता है। फिर आपके डिकम्पोज़र यानी कि अपघटक जो होते हैं उनके लिए भी ये खाना या उनके ज़रिए जो है पर्यावरण को सही रखता है, उसमें सहायता करता है। तो इस तरीके से कुछ सेवाएं होती हैं। कुछ सेवाएं आपको देखने को मिलेंगी जो सांस्कृतिक सेवाएं होती हैं, यानी कल्चरल सर्विसेज होती हैं, सांस्कृतिक सेवाएं होती हैं। सांस्कृतिक सेवाएं भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब सोचेंगे सांस्कृतिक कैसे, तो सांस्कृतिक या आप सौंदर्य परक जो आपको देखने में अच्छा लगता है, जैसे आप घूमने जाते हैं, जो आप मनाली जाते हैं या गोवा जाते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखना चाहें तो गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो इस तरीके के जो क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है वहाँ जाके। आप कश्मीर जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को अच्छा मिलता है। तो आपका क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी अगर अधिक है तो आपका पर्यटन जो होता है वो बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है। तो पर्यटन बढ़ता है तो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, समझ रहे हैं, तो आपकी क्या है, इकोनॉमी बढ़ती है। तो ये जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो पर्यटन होगा तो इकोनॉमी होगी। इस तरीके से कल्चरल सेवाएं भी देता है। फिर कुछ एक दो सेवाएं जैसे संरक्षण सेवाएं भी मिल जाती हैं, तो संरक्षण सेवाएं भी आपको यहाँ से इससे मिलती हैं। संरक्षण सेवाएं आप सभी समझते हैं कि संरक्षण किस तरीके से, जैसे अगर वन रहेंगे तो कार्बन की समस्या नहीं रहेगी, जो है बाढ़ हो गया, या संरक्षण किस तरीके से कि आपको जो है छाँव से वर्षा मिलती है, हमारी जो बादल है, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की कुछ इसमें जो है सेवाएं आपको देखने को मिलती हैं। कुछ सेवाएं और, जैसे अब ये होगी पारितंत्रिक सेवाएं। दूसरा टाइप आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, मतलब जो दूसरा महत्व तो इसका हो सकता है, तो एक तो ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में हमारी मदद करती है। तो पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी क्या करती हैं, संतुलन बनाए रखती हैं। तो पारिस्थितिकी संतुलन में क्या करती हैं, ये मदद करती हैं। फिर तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें, इसका महत्व में, कि जो आपका खाद्य जाल मैंने आपको बताया था, जो फूड वेब बताया था, तो उसकी जटिलता को बढ़ाती हैं, यानी उसको और बढ़िया बनाती हैं, और बेहतर बनाती हैं। और जब ये और बेहतर बनेगा तो और बेहतर बनने की वजह से डाइवर्सिटी बढ़ेगी। डाइवर्सिटी के बढ़ने से हम लोगों की सुरक्षण सेवाएं, सहायक सेवाएं, रेगुलेटरी सर्विसेज हमारी और बेहतर होती जाएंगी। तो खाद्य जाल जो होता है, खाद्य जाल को, या उसकी खाद्य जाल की इस तरीके से लिख सकते हैं, खाद्य जाल की जटिलता खाद्य जाल की जटिलता को क्या करते हैं, ये बढ़ाने में मदद करते हैं, मदद या सहायक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, खाद्य जाल की जटिलता बढ़ा रहे हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे हैं, पारिस्थितिक सेवाएं दे रहे हैं, उसमें हमने कई तरीके की सेवाएं समझी। तो ये महत्व है आपके बायोडाइवर्सिटी का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हैं। अब हम इसी में खतरे भी समझ लेते हैं कुछ। तो खतरे हम समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को, BD मतलब बायोडाइवर्सिटी, इसको आपके खतरे कौन से हो सकते हैं। तो खतरों की हम कुछ बात कर लेते हैं। तो खतरे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो आपको समझ में आता है कि जैसे नेचुरल खतरे भी होते हैं, प्राकृतिक जिनको बोलते हैं, प्राकृतिक खतरे भी इनको होते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे हम कैसे होते हैं। और दूसरे होंगे आपके मानवीय, जो मानव के द्वारा खतरे होते हैं। तो दो तरीके के खतरे होते हैं। इन खतरों पे हम कल बात करेंगे, यानी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए, पुरानी क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो वो देखिए, और इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपनी बायोडाइवर्सिटी जैसे ही ख़त्म करेंगे, फिर इसी में हम हॉट स्पॉट जानेंगे क्या होते हैं। हम इसी में कई तरीके के अब इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो प्रजाति जो होती हैं आपकी, तो प्रजातियों के बारे में जानेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, या इंडिकेटर प्रजाति क्या होती है, या हम जानेंगे कि आपकी अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, आपकी इस तरीके से फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है। तो इस तरीके की हम चीज़ें कल जानने वाले हैं, तो अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आपका हमें सपोर्ट मिलता रहेगा तो और बेहतर तरीके से हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल से बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तब मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।